अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जुलाई 2024 के अंदर रिलीज होने वाले ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम ने अपने रिलीज होने के साथ ही कुछ ही एपिसोड्स के अंदर अपनी ऑडियंस की अटेंशन को बहुत कामयाबी से ग्रैब कर लिया। एंड इसकी कामयाबी के पीछे कुछ लोग ये राज समझते हैं कि क्योंकि फहद मुस्तफा ने बहुत सालों के बाद किसी ड्रामा के अंदर अपना कमबैक किया था, इसलिए ये आउट ऑफ नोवेयर सक्सेसफुल ही होना था। कुछ लोग इसकी कामयाबी का क्रेडिट देते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स को और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल के जमाने के अंदर किसी भी पीआर एजेंसी को पैसे देकर किसी चीज की हाइप क्रिएट करवाना ओवर द सोशल मीडिया कोई एक बहुत बड़ा या मुश्किल टास्क नहीं। बट मेरे नजदीक इस ड्रामा के पॉपुलर होने के पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है। एंड जब ये ड्रामा खत्म हो जाएगा तो एज यूजुअल इस ड्रामे को तो हम भूल ही जाएंगे, बट साथ ही साथ इस ड्रामा में से जो हम पॉजिटिव चीजें निकाल कर अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते थे या जो लेसन इस ड्रामे से हम सीख सकते थे, अनफॉर्चुनेटली वो भी हम इस ड्रामे के साथ साथ ही भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं उस इंटरेस्टिंग रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कभी मैं कभी तुम जो है वो एक्चुअल में हमारे आज के फैमिली सिस्टम की एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है। अब में से जो लोग ये ड्रामा देख रहे हैं तो वो इस सीन को जरूर देख चुके होंगे, जहां पर मुस्तफा की पहली कमाई से घर का राशन आता है तो उसकी माँ को यकीन ही नहीं होता कि ये पैसे मुस्तफा के थे। एंड इससे भी बढ़कर बात ये कि उसकी माँ को जब पता चलता है कि ये कोई ऑनलाइन जॉब कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स सबसे पहला ये होता है कि ऑनलाइन जॉब भी भला कोई जॉब होती है? ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई अच्छी पे। उनको ये लगता है कि ऑनलाइन तो सिर्फ गेम्स खेली जा सकती हैं या तो सिर्फ और सिर्फ कोई तमाशबीनियाँ की जा सकती हैं। एंड थ्रू आउट द ड्रामा जब आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्तफा अपनी लाइफ को लेकर इतना केयरलेस सिर्फ इसी वजह से था कि उसके माँ बाप ने कभी उससे वो एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं जो कि उन्होंने अपने बड़े बेटे अदील से रखी हुई थी, जिसकी वजह से अटेंशन सीकर बनते हुए भी मुस्तफा ने बहुत सारी ऐसी शरारती हरकतें करना बचपन से ही शुरू कर दी थी, जस्ट सिर्फ इसलिए कि वो अपने माँ बाप की अटेंशन ग्रैब कर सके, ये सोचे बगैर कि उसकी लाइफ पर इन सब हरकतों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन गैप की है। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपके माँ बाप के साथ हो या फिर आपकी अपनी बीवी के साथ हो, किसी किस्म का भी रिलेशनशिप होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एंड पर होती है कि दोनों एंड पर दोनों जो है वो ख्याल रखें इस बात का कि किसी भी एंड से किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन गैप जो है वो ना पैदा हो सके। अब अगर हम पेरेंट्स के साथ रिलेट करें इस कम्युनिकेशन गैप वाली चीज को, तो उसको समझने के लिए कि कम्युनिकेशन गैप क्या होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इन सब चीजों को समझने के लिए आपका एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपका और आपके पेरेंट्स के दरमियान जो जनरेशन गैप है वो बहुत मैटर करता है इस सब चीजों में। अगर आपके पेरेंट्स की बर्थ डेट 1965 से 1980 के दरमियान में आती है तो वो जेन एक्स से बिलोंग करते हैं, और अगर 1980 से लेके 1995 तक की जो जनरेशन है उसको हम कहते हैं मिलेनियल्स। इसके बाद आते हैं जेन जी एंड जेन अल्फा। अभी सारी इंफॉर्मेशन बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके पेरेंट्स और आपके दरमियान जो जनरेशन गैप है इतना ज्यादा, उसकी वजह से आपके पेरेंट्स कभी भी आपके पर्सपेक्टिव की चीजों को नहीं समझ सकेंगे और आप कभी भी अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव की चीजों को नहीं समझ सकेंगे अनटिल अनलेस किसी एक साइड पर कोई एक बंदा बैठकर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके अपने पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मुस्तफा वाले सिनारियो के अंदर उसकी माँ को ये पता ही नहीं था, ना ही उनके साथ किसी ने बैठकर कोई इस तरह की कम्युनिकेशन की थी जिससे उनको इस बात का आइडिया होता कि ऑनलाइन जॉब जो है वो मुस्तफा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। एंड इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो स्टार्ट से ही बनना शुरू हो गई। एंड यही सेम चीज बहुत सारे एस्पायरिंग फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जबकि उनके पास बहुत सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज आती हैं बट उनके माँ बाप उनको उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करने देते, इस डर में कि कहीं वो किसी स्कैम में ना फंस जाए या फिर वो आज भी अपने पुराने पर्सपेक्टिव की वजह से सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को और चंद गिने चुने करियर ऑप्शंस को ही सेफ समझते हैं, और वो हमेशा अपने बच्चों को पुश करते रहते हैं कि वो सिर्फ वही ट्रेडिशनल जो जॉब्स हैं या जो सेफ करियर पाथ्स हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं है कि आज के दौर में तकरीबन हर बिजनेस जो है वो चाहता है कि वो ऑनलाइन आ जाए। उनको ये बात पता ही नहीं है कि ऑनलाइन अब कोई ऑल्टरनेट नहीं रहा बल्कि मेन स्ट्रीम बन चुका है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि जो आपके पेरेंट्स ने अपनी पूरी उम्र लगाकर किसी जॉब में कमाया है या बनाया है अपनी लाइफ में, वो आजकल के 20 से 24 साल के लड़के सिर्फ चंद सालों में अचीव कर रहे हैं, वो भी हलाल नॉट हराम। एक ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी के पास ऑनलाइन काम करके कोई पैसा आ गया तो उसने जरूरी कोई हराम कमाया होगा, ऐसा नहीं है। आजकल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है थैंक्स टू इंटरनेट।
अब यहाँ पर बच्चों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने माँ बाप को बिठाकर अपना पर्सपेक्टिव जो है वो बताने की कोशिश करें। आजकल के सोशल नॉर्म्स जो हैं वो उनके साथ डिस्कस करें और उनको समझाएं कि आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, बजाय इसके कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन माँ बाप को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिल जाए। और माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जरा ठंडे दिमाग के साथ और ओपन माइंड के साथ उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश भी करें कि उनका बच्चा आखिर उनसे बात क्या कर रहा है। ये जिद पकड़ के ना बैठें कि जो पहले होता था सिर्फ वही बहुत अच्छा था और आज जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ खराब है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपने तमाम बच्चों के साथ इक्वल बिहेवियर रखें। आप पेरेंट्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आपका किसी एक बच्चे के साथ भी फेवरेटिज्म आपकी बाकी औलाद पर कितना ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। कुछ रिसर्चर्स ने तो अपनी रिसर्च में ये भी बताया है कि जब कोई एक बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत छोटी छोटी चीजों को भी, अपने माँ बाप की छोटी छोटी चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे कि उनका आई कांटेक्ट करना, उनका बात करते हुए जेस्चर्स को यूज करना। और इसी सब के दौरान अगर छोटी एज से एक बच्चा ये नोटिस करेगा कि किसी दूसरे बच्चे को ज्यादा अटेंशन मिल रही है उसके माँ बाप की तरफ से, तो चाहे आपको उसी वक्त फौरन कोई रिएक्शन शायद ना मिले उसकी तरफ से, बट आगे चलकर यही चीज आपके उस बच्चे के फ्यूचर को शेप करती है। हम एज ह्यूमंस, हमारी नेचर में शामिल है अटेंशन सीख करना, और खास तौर पर अपने पेरेंट्स से हर बच्चा, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो बड़ा भी हो गया हो, वो चाहता है कि उसके माँ बाप जो है उसको अटेंशन दें। और जब आपकी ज्यादा औलाद होती है, यानी एक से ज्यादा बच्चे अगर आपने पैदा किए हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाजा है, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी अटेंशन 110% हर बच्चे की तरफ इक्वल जानी चाहिए। इसलिए इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे तो माँ बाप को जो रोल मिला है वो बहुत पिवटल है, क्योंकि इस्लाम माँ बाप की इंपॉर्टेंस को समझता है। बट सेम इसी तरीके से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों के ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो कि बच्चों के बचपन के अंदर माँ बाप पर होती है। इट्स जस्ट लाइक अ साइकिल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक जिस तरह स्टार्ट में माँ बाप के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने की, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की। सेम इसी तरीके से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों पर आ जाती हैं कि वो अपने माँ बाप की इमोशनल सपोर्ट का ख्याल रखें। वो सेम वे में जिस तरीके से अगर माँ बाप ने उनके छोटे होते कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दिया, तो वो भी बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन गैप ना रखें। अगर उनके दिल में कोई बात है तो उसको बैठकर सुने, अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप उसको अच्छे तरीके से एड्रेस करें। हमें आज के दौर में शायद ये लगता है कि ये सब चीजें जो है एक घर के अंदर रहते हुए घर की प्रेमिसेस में शायद इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको मैक्रो लेवल के ऊपर देखोगे तो जो डिस्ट्रक्शन फैमिली सिस्टम के अंदर हो रही है आजकल के दौर के अंदर, ये एज अ नेशन नजर आती है। ये सब चीजें जो हमें लगता है कि सिर्फ हमारे घर तक महदूद है, बट जब लार्ज स्केल के ऊपर हर घर में, हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एज अ नेशन मैक्रो लेवल पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े पैमाने पर ये सारी गलतियां जो है नजर आने लग जाती हैं। एज अ कौम हमें अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए जो दीन है वो भी इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस इसीलिए डालता है, घरेलू नाचाकियों को इसीलिए रोकता है और इन सब चीजों को एड्रेस करने का इसीलिए कहता है, बिकॉज इस सब की इंपॉर्टेंस जो हमें लगता है कि सिर्फ हमारे घर तक महदूद है, इससे कई ज्यादा है। अगर हमें एज अ नेशन ग्रो करना है तो पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी है। नेक्स्ट इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं अपनी एक पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर एक कार्ड आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो बात यह है कि माँ बाप का अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, अपने दिमाग में ही सोच लेना कि एक परफेक्ट औलाद कैसी होनी चाहिए, और फिर उस परफेक्ट औलाद का जो पर्सोना उन्होंने क्रिएट कर लिया होता है उसके साथ हर वक्त अपनी असल औलाद को कंपेयर करते रहना। अब वो पर्सोना जो परफेक्ट औलाद का है, अगर आपको किसी ताए के बेटे में नजर आ रही है, किसी भाई के बेटे में नजर आ रही है, किसी कजन में नजर आ रही है अपने बच्चों के, तो आपका अपने बच्चों को उनके साथ कंपेयर करना ये एक बहुत बड़ा जुल्म है आपके बच्चों पर। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे आपकी औलाद हो चाहे आप खुद हो। हम सब में फ्लॉज हैं और हमें उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो आप दोबारा ना करें। अफसोस की बात यह है कि जो इस्लाम हमें अपनी गलतियों को एडमिट करना सिखाता है, उसी इस्लाम को फॉलो करने वाले पेरेंट्स आजकल अपनी गलती को मानने से ही इनकार कर देते हैं। वो मानना ही नहीं चाहते कि कभी भी किसी भी जिंदगी के हिस्से में उनसे किसी भी किस्म की कोई गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद किसी भी पेरेंट की गलती को पकड़कर उन्हें डिग्रेड करना नहीं है। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि औलाद अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपने वालिदैन की गलतियों का जो है वो सहारा ले। बट यहाँ पर मैं बताना जो चाहता हूँ वो बहुत सिंपल है कि अगर आप अपनी गलती को खुद नहीं तस्लीम करेंगे,
तो आपकी औलाद जब कल को बड़ी हो जाएगी, जब अक्लमंद हो जाएगी, जब समझदार हो जाएगी, तो इवेंचुअली आप उनके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में फिर ऑटोमेटिकली वालिदैन की जो कदर होती है, जो रिस्पेक्ट होती है, वो औलाद की नज़र में ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एंड इसके बरक्स अगर माँ बाप अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेंगे अपनी औलाद के सामने, और अगर उनसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है जाने अनजाने के अंदर, उसको एडमिट करेंगे, तो वही मिस्टेक मैं लिख के दे सकता हूँ कि उनकी औलाद के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन जाएगी कि उन्होंने वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। बट अगर आप अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं करेंगे, तो उसके बाद आगे चलकर आप जितना मर्जी डिंडोरा पीट लें अपनी औलाद के सामने कि भाई ये तुम ना करना, ये तुम ना करना, ये हो ही नहीं सकता कि वो उसको रिपीट ना करे। बिकॉज लेसन्स बाय एक्शन जो होते हैं उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। सिर्फ बोलने की बात या बोलने की हद तक जो चीज़ होती है वो उतनी इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकती। एंड इसी बात के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि लालच चाहे किसी चीज़ के साथ हो या फिर अपनी सगी औलाद के साथ, दोनों किस्म के जो लालच होते हैं आपको ले डूबते हैं। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है इस ड्रामे के अंदर आपने देखी है। एंड इन सब बातों से बढ़कर चेरी ऑन टॉप जो हमारी आजकल की सोसाइटी में, हमारे आज हर दूसरे घर के अंदर जो होता है वो ये है कि हम लोग इन सब इश्यूज को अनरिजॉल्व छोड़ देते हैं। हम लोग आपस के हर किस्म के ग्रज को अनरिजॉल्व छोड़ देते हैं। कोई लड़ाई हो जाए घर में, कोई किसी का दिल दुखा दे, सब कुछ अनरिजॉल्व रहता है। हमारे यहाँ रिवाज ही बन चुका है कि जिस बंदे से आपको इशू है ना, उसके अलावा पूरे खानदान में उस इशू के बारे में पता होता है, बट उस बंदे को नहीं पता होता जिसके साथ आपका डायरेक्टली वो इशू बनता है। क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट जिसके साथ डायरेक्टली होता है, जब आप उससे डायरेक्टली जाके बात नहीं करते, तो जो मिसकम्युनिकेशन होती है वो इंतहा लेवल पर बढ़ जाती हैं, और ये सब चीज़ें आगे चल के आपके लिए रिग्रेट का सबब बनती हैं। मुझे बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं और मुझे बताते हैं कि ईद के अलावा उनको अरसा ही हो गया है कि उन्होंने कभी अपने बाप को गले लगाया। और ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि बाप जैसे फिगर का अपनी औलाद को लेकर इतना मैस्कुलिन हो जाना और इमोशनल सपोर्ट देना छोड़ देना। ये जो चीज़ है ये हमें इमोशनली और कल्चरली दोनों तरीके से तबाह कर रही है। एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। अगर आप एक पेरेंट है तो आपको चाहिए कि आप अपनी औलाद के साथ हर तरीके से कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके ओपन कन्वर्सेशंस करें, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें और उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। सिर्फ पैदा कर देना और पाल कर बड़ा कर देना पेरेंटिंग नहीं होती। पेरेंटिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो मजमूआ है। एंड बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी कम्युनिकेशन एटलीस्ट अपने घर में स्ट्रॉन्ग रखें। जो चीज़ें आपके पेरेंट्स ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं आजकल, वो उसको कभी भी नहीं समझ सकेंगे जब तक कि आप बैठ कर उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे नहीं, जब तक उनको आज के सोशल नॉर्म्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी कि आज क्या क्या कुछ आम हो गया जो उनके टाइम पर नहीं होता था। एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ जो है वो रिस्पेक्ट के दायरे में रह कर ही होना चाहिए। और अब मैं बात करना चाहता हूँ रुबाब मंसूर खान की। अपार्ट फ्रॉम सिर्फ वो एक हरकत जो कि उसने मुस्तफा और शजीना के साथ की कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया घटिया किस्म का, इसके अलावा थ्रू आउट द शो शी इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि अगर आपका शोहर, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हैं, आपका शोहर अगर आपके साथ अदील वाली हरकतें करे तो आपको उसको कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर तो रुबाब फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट थी, बट अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं तब भी आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और इससे भी बढ़कर जो चीज़ आप लोग सीख सकते हैं रुबाब मंसूर खान से, वो ये है कि अगर आपका पार्टनर जो है वो हो जाए और आपको ये बात अच्छे तरीके से पता चल जाए, तो आपको उसके पीछे रोने धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो कि वो डिजर्व करता है। आपको पूरा हक है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने का और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का। एंड एट द एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ टू ऑल दी हस्बैंड्स आउट देयर। इस तरीके से मुस्तफा अपनी डील क्रैक होने के बाद फ्लावर्स और केक लेकर गया था शर्जीना के लिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आप लोग भी कहीं अपने पार्टनर की केयर करने में, उनका ख्याल रखने में देर मत कर देना। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एफर्ट हो वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपकी छोटी से छोटी एफर्ट भी बहुत मायने रखती हो। आप शायद वेट कर रहे हो कि आप एक बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट करके घर पहुंचेंगे तो अपने पार्टनर को फलां बड़ी चीज़ लेकर देंगे या फलां वेकेशन पर लेकर जाएंगे, या आपने कोई गिफ्ट सोचा हो बहुत बड़ा अपने पार्टनर के लिए। बट ये सब फ्यूचर की बातें। फ्यूचर की टेंशन में आपको अपने प्रेजेंट को नहीं भूलना। आपको इस बात की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होना चाहिए कि हो सकता है आपके पार्टनर को आपके सिर्फ 2 बोल रिक्वायर्ड हो। इस तरीके से मुस्तफा और शजीना के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया था। जब से उसकी न्यू जॉब हुई थी, उसने बताना भी छोड़ दिया था कि डे टू डे लाइफ में वो क्या चीज़ें कर रहा है। इसी वजह से जिस दिन उसकी इतनी बड़ी डील भी थी, शजीना को कुछ पता ही नहीं था।
एंड इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से उनको इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेम उसी तरीके से आप लोगों को भी ये इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए कि आपने कभी भी अपने पार्टनर और अपने दरमियान किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना। देखिए, रिश्तों की जो शुरुआत होती है ना, वो मियाँ बीवी के रिश्ते से शुरू होती है। इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो था वो मियाँ बीवी का था, और वही रिश्ता आगे जाके अपनी औलाद के लिए माँ बाप का रिश्ता भी बनता है। जो प्रैक्टिस आप आपस में करेंगे वही चीज़ें फिर कल को आपकी औलाद भी अडॉप्ट करेगी। अगर आप अपने दरमियान ही शुरुआत से ही कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रखेंगे तो फिर कल को आपकी औलाद के साथ भी आपका किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तो मेरे नज़दीक इस ड्रामे के पॉपुलर होने की एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस ड्रामे के साथ लोग रिलेट कर पा रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि हम इस ड्रामे से अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे और रिश्तों की अहमियत को समझेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली में पहला स्टेप लें और अपनी फैमिली में इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू करें। मेरा नाम है वजी काज़मी और मैं मिलूंगा आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।